Myself, Dr. Akhtar, I did my MSc from Indian Institute of Technology, Kanpur, and after that I will do the PhD from the same institute, IIT Kanpur, and I will crack IIT Bombay GATE, and also I will qualify IISc Bangalore, and after that I will working in several coaching like that Alan Kota and resonance and motion classes and potential and concept education, and after that many more coachings, and now over here. So today my topic is that ionic equilibrium. तो आज मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, Ostwald dilution law. What is Ostwald dilution law? Ostwald dilution law is simply applicable only for the weak electrolyte. Means जो Ostwald का dilution law है वो weak electrolyte पे लगता है. Okay? So first point is that Ostwald dilution law is applicable. This is applicable. This is applicable. This is applicable. This is applicable only for weak electrolyte. Only for weak electrolyte. Only for weak electrolyte. Only for weak electrolyte. यानी जितने भी weak electrolyte होंगे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, NH4OH हो गया, ओके, तो जितने भी वीक एसिड वीक बेसेस होंगे उन सभी के लिए हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, और होता क्या है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में होता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, degree of ionization, degree of ionization, degree of ionization increases, degree of ionization increases. Means Ostwald ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता जाता है। अब बात आती है व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ओके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। तो अल्फा इज व्हाट? अब डिफाइन करना है हमें कि अल्फा क्या होता है। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड अल्फा इज दैट पार्ट व्हिच इज डिसोसिएटेड और व्हिच इज आयोनाइज्ड फ्रॉम वन मोल। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इज दैट पार्ट, अल्फा इज दैट पार्ट, अल्फा इज दैट पार्ट व्हिच इज आयोनाइज्ड, which is ionized, which is ionized from one mole, from one mole। मतलब हम अपने काम की बात यहाँ से निकाल ले गए। क्या है कि अल्फा वो पार्ट है जो एक मोल से ब्रेक होता है, अल्फा वो पार्ट है जो एक मोल से ब्रेक होता है। तो ओके, तो अल्फा वो पार्ट है जो एक मोल से ब्रेक होता है। तो एक मोल से जो पार्ट ब्रेक हुआ दैट इज नोन एज अल्फा। तो सपोज 2 मोल अगर है आपके पास किसी कंपाउंड के, तो वहां पर जो ब्रेक होगा वो 2 अल्फा होगा। 3 मोल अगर है तो 3 अल्फा होगा। सिमिलरली अगर C मोल है आपके पास कंपाउंड के, तो जो भी आयोनाइज होगा वो C अल्फा होगा।
जनरलाइज कर दिया, ये अब हर जगह लगेगा कि सी मोल के लिए कितना आयोनाइजेशन होगा। तो सी मोल में कितना आयोनाइजेशन हो जाएगा, सी अल्फा के बराबर का आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो सपोज लाइक दैट हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसके अंदर कैटायनिक पार्ट होगा और एनायनिक पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास AB है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास AB है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया AB और उसे सॉलिड फॉर्म में लिया, और फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको एक्वस पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ये क्या हो गया, जो AB सॉलिड था अब ये हो गया AB एक्वस, और फिर ये AB एक्वस जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा का पूरा तो आयोनाइज होगा नहीं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है वो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होते हैं, उनका अल्फा 0 और 1 के बीच में होता है, तो वो पूरा आयोनाइज नहीं होगा। और जब वो पूरा आयोनाइज नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा A प्लस एक्वस के बीच में और B माइनस एक्वस के बीच में, यानी हमारे पास जो AB एक्वस लिया वो इक्विलिब्रियम पर आकर के कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। यानी जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए जाएंगे सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम पर आकर के क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आकर के रिएक्शन क्या होगी, स्टक होगी थोड़ी देर के लिए। स्टक का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, रिएक्शन चलती रहेगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर टाइम की वैल्यू 0 है, टाइम 0 का मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय अगर इसकी कंसंट्रेशन C लिया तो ये कंसंट्रेशन 0 और 0 होंगी, क्योंकि ये आयोनाइज हुआ ही नहीं होगा। और टाइम 0 से बढ़ के टाइम T हो गया, तो अभी मैंने बताया था कि 1 मोल से जो क्वांटिटी टूटती है उसे अल्फा बोलते हैं, 1 मोल से जो क्वांटिटी टूटती है उसे अल्फा बोलते हैं। तो 2 मोल से जो क्वांटिटी टूटेगी उसे 2 अल्फा बोलेंगे, C मोल से जो क्वांटिटी टूटेगी उसे C अल्फा बोलेंगे। तो सिमिलरली C माइनस C अल्फा, यहाँ पर भी C अल्फा और ये भी आ जाएगा C अल्फा। C अल्फा क्यों आया, क्योंकि इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा आएगा। अब यहाँ पर AB क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जब फाइंड करेंगे Ki, तो दैट विल बी व्हाट, A प्लस का एक्टिव मास, द एक्टिव मास ऑफ A प्लस एंड द एक्टिव मास ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB, एक्टिव मास ऑफ AB एक्वस, और ये भी एक्वस और एक्वस है। तो अब यहाँ से A प्लस का एक्टिव मास कितना है, A प्लस की कंसंट्रेशन T बराबर T, और इस टाइम को आप टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, इस टाइम को आप टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। तो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे A प्लस कितना है, C अल्फा के बराबर, B माइनस कितना है, C अल्फा के बराबर, AB कितना है, C माइनस C अल्फा के बराबर। तो ये C अल्फा एंड दिस इज अगेन C अल्फा, और ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास जो चीजें आएंगी निकल के वो क्या हो जाएगा, Ki इज इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल, तो यहाँ से Ki की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अब चूंकि हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कर रहे हैं, ओस्टवाल्ड का जो डायरेक्शन लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही होल्ड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही होल्ड होता है।
ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। और अगर दिया गया इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो वो बहुत ही कम टूटेगा, बहुत ही कम आयोनाइज होगा, और जब बहुत कम आयोनाइज होगा तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, और अल्फा अगर बहुत कम होगा तो 1 में से बहुत कम माइनस होगा, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा विल बी approximately equal to 1, not exactly equal to 1, will be approximately equal to 1. That's why Ki will be equal to C alpha square, और इसको मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Ki by C, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट Ki by C, और K क्या है, कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। और हम सभी लोग जानते हैं, जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो K की वैल्यू चेंज होगी, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर K की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करने पर अल्फा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा और C के बीच में जो रिलेशन आएगा, दैट रिलेशन विल बी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन इज सिंपलीफाइड एज नंबर्स ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाए तो यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर्स ऑफ मोल डिसॉल्व होंगे, दैट नंबर्स ऑफ मोल इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हम क्या रखेंगे, नंबर्स ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और नंबर्स ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही होंगे, जितने मोल आपने डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूशन में वो तो कांस्टेंट होंगे, वो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है डिपेंड करेगी किसके ऊपर, 1 अपॉन वॉल्यूम के ऊपर। तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस करके 1 अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन अगेन 1 अपॉन में है, और वॉल्यूम इसके भी अपॉन में आएगा, तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट वॉल्यूम, अंडर रूट वॉल्यूम। और अंडर रूट वॉल्यूम इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है डाइल्यूशन। यानी हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं, ध्यान से देखें एक बार, यहाँ से ये बात हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा को देखा जाए और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम देखा जाए या डाइल्यूशन देखा जाए, डाइल्यूशन मतलब आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे यानी पानी मिलाते जाएंगे तो अल्फा बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखिए, ये बात वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो जैसे ही आप पानी में डालेंगे वैसे ही वो 100% आयोनाइज हो जाएगा, 100% अपने आयनों में आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा, बिकॉज उसका अल्फा 1 है। बट आई एम टॉकिंग ओवर हियर फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा, फिर और डाइल्यूशन बढ़ाया तो और अल्फा बढ़ा, और फिर एक ऐसा डाइल्यूशन का हमें लेवल मिलेगा, एक ऐसा डाइल्यूशन का लेवल मिलेगा जिस डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमें अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, एक ऐसा डाइल्यूशन मिलेगा जिस डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और उसी डाइल्यूशन के लेवल को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 1 हो गया। अच्छा, अल्फा 1 का मतलब क्या होता है, अल्फा 1 हो गया इसका मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने वीक लिया था
स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, तो अल्फा 1 हो गया, यानी लिया गया वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जो बात ओस्टवाल्ड ने कही थी कि हम अगर डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा, तो वो बात यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दी। ओस्टवाल्ड के लॉ को मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे ला करके सामने आपके रख दिया है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा डाइल्यूशन जिस डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में अल्फा 1 होगा उस डाइल्यूशन को बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट लीटर पानी डाल दिया। नहीं, पूरी तरह से गलत अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग के अंदर। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी नहीं डालना होता है। अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड लिया है तो एसिटिक एसिड में सपोज करिए कि 50 से 55 लीटर अगर पानी आपने मिला दिया, तो 55 लीटर पानी मिलाने के बाद एसिटिक एसिड पूरा का पूरा टूट गया, और पूरा का पूरा टूट गया यानी कि उसका अल्फा 1 हो गया। यानी एसिटिक एसिड के लिए अगर हम बात करेंगे कि एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो 55 लीटर होगा। फॉर्मिक एसिड है उसका कितना होता है, 90 लीटर होता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कतई ये मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट लीटर पानी ऐड करने पर अल्फा 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से अपनी बात बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कतई ये मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट लीटर पानी ऐड करने पर अल्फा की वैल्यू 1 मिलेगी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड लॉ कि ओस्टवाल्ड लॉ का एप्लीकेशन कहां-कहां पे हो सकता है और इससे हम कौन-कौन से फायदे उठा सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड लॉ, तो next point is that next heading is application of Ostwald law। application of Ostwald law में सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है application of Ostwald law में सबसे पहला एप्लीकेशन है कि pH ऑफ, या pH की जगह भी इसको रह लेते हैं, इसको बोलते हैं वीक मोनो बेसिक एसिड। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड। अब वीक मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जो किसी भी बेस के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता हो। ऐसा एसिड जो किसी भी बेस के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता हो, या इसके उल्टा ऐसा एसिड जो 1 H+ आयन या 1 मोल H+ आयन देने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वीक मोनोबेसिक एसिड का नाम दिया जाएगा। हम यहां पर देखते हैं, हमने कोई एक एसिड मान लिया, ऑर्बिटरी एसिड Ha है, और इसका सॉलिड फॉर्म लिया, फिर इसको मैंने इसके अंदर एक्वस पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद अब ये बन गया Ha एक्वस, और Ha एक्वस बनने के बाद अब ये आयोनाइज हुआ। और क्यों आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि ये वीक है और इसका अल्फा 1 नहीं है, इसका अल्फा 0 और 1 के बीच में है, इसलिए ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होके H+ एक्वस और A- एक्वस, इन दोनों के बीच में ये आयोनाइज हो गया। तो फिर टाइम 0 पे मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले ली एज प्रीवियस केस,
0 से बढ़ करके मैंने मान लिया कि अब वो समय आ गया है कि इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई, और हम इक्विलिब्रियम पर चाहते हैं कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, our requirement is what to find the concentration of H+ at equilibrium position. So हम क्या करेंगे, 1 मोल से कितना पार्ट आयोनाइज हो जाता है, अल्फा, तो C मोल से कितना पार्ट आयोनाइज होगा, C अल्फा, तो सिमिलरली C माइनस C अल्फा, यहां पर भी C अल्फा, यहां पर भी हमारा कितना हो जाएगा, C अल्फा। दिया गया जो कंपाउंड है ये एसिड है, तो एसिड के लिए जो कांस्टेंट होता है वो एसिडिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, एसिडिक कांस्टेंट होता है, और एसिडिक कांस्टेंट के लिए हम लोग Ka डिफाइन करते हैं, Ka इज व्हाट, एसिडिक कांस्टेंट। ओके, और यहां पर Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, H+ का एक्टिव मास और A- का एक्टिव मास अपॉन Ha का एक्टिव मास। अब यहां से H+ कितना है, C अल्फा, और A- कितना है, C अल्फा, और Ha अगेन यहां से C- अल्फा है। तो यहां से अब इसको फिर हम लिख सकते हैं C² अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां से C कॉमन ले लेंगे तो C × 1 - अल्फा, तो C से एक C कैंसिल हो गया, तो यहां से Ka की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जो कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी कर रहे हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 - अल्फा को हम एज्यूम कर लेंगे 1 के बराबर, और जब 1 - अल्फा 1 के बराबर एज्यूम कर लिया जाएगा तो उस केस में Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू √Ka/C हो जाएगी, सॉरी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो Ka/C हो जाएगी। तो यहां से अल्फा स्क्वायर इतना हो गया, तो अल्फा की वैल्यू √Ka/C हो गई। अब जरा देखिए इक्विलिब्रियम पे H आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम आई उस समय H आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर H आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आई उस समय H+ की कंसंट्रेशन, तो H+ विल बी इक्वल टू C अल्फा, तो C और अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है √Ka/C, C को अंदर भेज देंगे तो यहां से Ka × C² अपॉन C, एक C से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा √Ka/C। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन की ये कंसंट्रेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास H+ आयन, इसको ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, √Ka/C। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, और मैथमेटिकल ऑपरेटर उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, और उस P की वैल्यू होती है नेगेटिव लॉग ऑफ समथिंग के बराबर। अगर P ऑफ समथिंग है, मतलब इसको आप P ऑफ समथिंग है तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ समथिंग होगा। अगर P ऑफ H है तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ H+
माइनस हो जाएगा। अगर ये pKa है तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ Ka हो जाएगा, और अगर pKb है तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kb हो जाएगा, और अगर pKw है तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kw हो जाएगा। pKw है तो नेगेटिव लॉग ऑफ pKw हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि p हटाओ नेगेटिव लॉग लगाओ, p हटाओ और नेगेटिव लॉग लगाओ। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर हम H आयन का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, H आयन का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। टेकन नेगेटिव लॉग, टेकन नेगेटिव लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग हम इस इक्वेशन का ले रहे हैं। मान लिया मैंने ये इक्वेशन 1 है, तो टेकन नेगेटिव लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। तो माइनस लॉग और ये H प्लस विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka इंटू C, और यहाँ से जो है ये हटेगा, रूट स्क्वायर रूट हटेगा, पावर में 1/2 चला जाएगा। तो नेगेटिव लॉग H प्लस आपके सामने लिखा है, नेगेटिव लॉग H प्लस इसके बराबर है pH के बराबर, तो यहाँ से ये pH के बराबर हो गया। और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग इस पूरे को m मानो, इसको n मानो, तो लॉग n की पावर n, n log m, तो -1/2 इंटू लॉग Ka इंटू C। ओके, एंड आफ्टर दैट आप देखें इधर, आफ्टर दैट यहाँ पे जो चीजें आएंगी दैट इज pH का अगेन एक्सपेंशन आएगा यहाँ पे -1/2। अब लॉग अगेन ओपन होगा, लॉग की एक और प्रॉपर्टी लॉग a इंटू b, लॉग a प्लस लॉग b, तो -1/2 इंटू लॉग Ka प्लस लॉग C, और माइनस को अंदर भेज देंगे तो 1/2 इंटू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C, तो यहाँ से ये pH आ गया, तो pH विल बी इक्वल टू 1/2 और माइनस लॉग Ka, अभी आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए हटा भी नहीं है, माइनस लॉग Ka pKa के बराबर होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू pKa माइनस लॉग C। ये हमारा pH का फार्मूला आ गया। क्या आ गया? pH इक्वल टू 1/2 pKa माइनस लॉग C। अब बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने ऑपरेटर क्यों नहीं लगाया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ लॉग क्यों छोड़ दिया? तो उन बच्चों के लिए जवाब ये है कि बेटा ऑपरेटर उन्हीं के लिए लगता है जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, ऑपरेटर उन्हीं के साथ लगता है जो चीजें कांस्टेंट होती हैं। जो चीजें वेरिएबल हैं, अब जैसे कंसंट्रेशन है, अगर पानी मिलाएंगे डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो जो चीजें, जिन चीजों के अंदर वेरिएबिलिटी आ सकती है, जो चीजें वेरिएबल हैं, उनके साथ हम कभी ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ओके, तो यहाँ से pH निकल गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये था ओस्टवाल्ड का पहला एप्लीकेशन। इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन लिखते हैं, वीक मोनो एसिडिक, वीक मोनो एसिडिक बेस। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड का सेकंड एप्लीकेशन है वीक मोनो एसिडिक बेस। ऐसा बेस जो किसी एसिड के 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दे, उसे हम वीक मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। अब डिपेंड ये करता है, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं
कि ऐसा बेस जो एसिड के एक H+ को न्यूट्रलाइज कर दे, या आप मोल के रिस्पेक्ट में बोलना चाहें तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या ग्राम इक्विवेलेंट के केस में बोलना चाहें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, और हम जो यहाँ पर बेस लेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट रहेगा, BOH, और ये इसका एक्वस लिया, और अगेन ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके ये क्या बनाएगा, B+ एक्वस, और साथ में बनाएगा OH- एक्वस, B+ एक्वस, और क्या बनाएगा, OH- एक्वस। और बिल्कुल वही सेम कॉपी पेस्ट है। टाइम 0 पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी C ले ली, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर टाइम T पर, और इसी टाइम को हम टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, तो C- C अल्फा, और अगेन दिस इज C अल्फा, अगेन दिस इज C अल्फा। तो यहाँ से OH- की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितनी मिल गई बेटा, OH- आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C अल्फा मिल गई। तो we find that the concentration of OH- at the equilibrium is what, C अल्फा। तो OH- की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे C अल्फा मिल गई। सो अब यहाँ से जो है हम लोग क्या निकालेंगे, हम यहाँ से फिर से, अब चूंकि दी गई क्वांटिटी बेस है तो इसके लिए Kb निकालेंगे, तो Kb कैसे निकलेगा, B+ और OH- का कंसंट्रेशन अपॉन BOH का कंसंट्रेशन, तो B+ का कंसंट्रेशन इनटू हो जाएगा OH- का कंसंट्रेशन अपॉन BOH का कंसंट्रेशन, या एक्टिव मास, अब जो चाहे वो बोल सकते हैं। और इसके बाद फिर ये Kb हो जाएगा, और B+ का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा देखिए दिया हुआ है, C अल्फा, OH- का कितना दिया है, C अल्फा दिया हुआ है, और स्पेशली मैंने लिख भी दिया है C अल्फा। BOH का C- अल्फा है, तो यहाँ से Kb की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लेंगे 1 - अल्फा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी में हम लोग 1 - अल्फा को 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 - अल्फा विल एज्यूम लाइक 1, तो यहाँ से ये C अल्फा स्क्वायर आ गया, तो Kb की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू √Kb अपॉन C आ जाएगी। अल्फा कितना आ गया, Kb अपॉन C, और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, तो यहाँ से C और अल्फा हमारे पास दिया हुआ है, Kb अपॉन C को अंदर भेजेंगे तो C², एक C से एक C कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Kb * C, और ये आ जाएगा हमारा OH- एट इक्विलिब्रियम, कितना हो जाएगा, Kb * C, और फिर OH- का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा Kb * C की पावर 1/2। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगा करके नेगेटिव लॉग दोनों साइड ले करके POH निकालेंगे, क्योंकि बेस है ना, तो बेस के लिए POH निकलेगा, pH नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, POH, तो यहाँ पर
इंटू सी टू द पावर 1/2। तो अब यहाँ देखिए log m की पावर n, तो n log m, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग, और ये हो जाएगा kb इंटू सी। और यहाँ पर निगेटिव लॉग OH को अभी मैंने लिखवाया था POH लिखते हैं। तो और फिर यहाँ पर लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो -1/2 log kb प्लस log c, और फिर माइनस को अंदर भेजेंगे तो 1/2 और माइनस log kb माइनस log c, और ये किसके बराबर आ जाएगा, POH के बराबर आ जाएगा। और यहां से देखिए फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, POH विल बी इक्वल टू 1/2 और निगेटिव log kb को हम लोग PKB लिखते हैं, अभी लिखवाया था मैंने, और माइनस log c। तो दिस इज अगेन अ वेरी important formula for weak monoacidic base। weak monoacidic base का अगर pH निकालना है, ठीक है, तो आप तो कहोगे सर आपके तो फार्मूले में POH निकला है। हाँ ठीक है, हम पहले POH निकालेंगे और POH निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, इसका यूज करके pH फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यानी दिए गए बेस का भी हम pH निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और याद रहे ये फार्मूला अप्लाई सिर्फ और सिर्फ करेंगे वीक मोनो एसिडिक बेस पर। वीक मोनो एसिडिक बेस पर इस फार्मूले का एप्लीकेशन होगा, और कहीं नहीं करेंगे। किसी और फार्मूले में कर लिया तुरंत आपका आंसर गलत मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वीक पॉली बेसिक एसिड, मतलब ऐसे एसिड जो मोर देन 1 H आयन दे सकते हो। ठीक है, द एसिड हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन 1 H आयन, एक से ज्यादा H आयन देने की जो कैपेबिलिटी रखते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीक पॉली बेसिक एसिड। वीक ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वीक की ही स्टडी हम लोग करेंगे मोस्ट डाइल्यूशन लॉ में। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ही ऐसा है जिसका 80% हिस्सा वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी में जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर होता तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम यहाँ करेंगे ही नहीं स्टडी। स्ट्रॉन्ग के केस में तो अल्फा 1 होता है, वहां पर तो पूरा का पूरा आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो हम स्टडी किसकी करते हैं, वीक की करते हैं। तो अब जैसे हमारे पास H3PO4 ये हमारे पास एक एसिड है, तो H3PO4 ये एक एसिड है। इस एसिड की बेसिसिटी है 3। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिमूवल H+। किसी एसिड से कितने H+ रिमूव हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, यहां से 3 H+ यहां से रिमूव हो सकते हैं। तो बारी बारी निकालते हैं। पहला H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा, H+ और साथ में क्या बनेगा, H2PO4-। और पहला H+ निकाला तो पहला एसिडिक कांस्टेंट Ka1। ओके, फिर ये बचा हमारे पास, इसको ले आओ H2PO4-। फिर यहां से अभी भी देखो 2 H है निकलने के लिए, क्योंकि टोटल H3PO4 में 3 H हम निकाल सकते थे। तभी मैंने बोला था H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब 3 H+ वहां से निकाल सकते हैं। तो मैंने एक H+ निकाला। अब दोबारा दूसरा निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये बोले कि सर आपने तो ये बोला कि इसकी बेसिसिटी 3 है, तो तीनों H+ एक साथ निकाल ले, तो तीनों H+ एक साथ निकालना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा H+ निकालेंगे तो Ka2, और फिर ये हो
-2 और फिर हमने इसको Ka3 और यहाँ पर एक H प्लस और साथ में PO4 -3 ये दे दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, ये तीनों रिएक्शन, इस रिएक्शन को 1 माने, इस रिएक्शन को 2 माने और इस रिएक्शन को 3 माने, इन तीनों रिएक्शन को अगर बेटा ऐड कर दिया जाए तो ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को अगर ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल और यहाँ पर ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, कितने H प्लस हो जाएंगे? 3H प्लस और ये बचा आपका PO4 -3 और यहाँ पर आपके पास क्या है? H3PO4 और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और ये ओवरऑल एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? ओवरऑल एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ रखा है कि यहाँ पे ओवरऑल एसिड का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि Ka की जो वैल्यू होगी, जो Ka की वैल्यू होगी बेटा, Ka की जो वैल्यू होगी, Ka की जो वैल्यू होगी, Ka की वैल्यू दैट विल बी Ka1 into Ka2 into Ka3 ये हो जाएगा। अब टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग और Ka इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग और ये हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 ये हो जाएगा। तो नेगेटिव लॉग Ka इसे हम लिख सकते हैं Pka और ये नेगेटिव लॉग, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log A इंटू log B इंटू log C, तो log A प्लस log B प्लस log C, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3 और फिर माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log Ka1 प्लस माइनस log Ka2 प्लस माइनस log Ka3 ये हमारा बनता चला जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? Pka के बराबर। तो बेटा ये यहाँ से हमारा जो आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? Pka और माइनस log Ka1 को Pka1 प्लस Pka2 प्लस Pka3 यानी हम यहाँ पर ऐसा ये एसिड इसका P जो है Pka ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? Pka इक्वल टू Pka1 प्लस Pka2 प्लस Pka3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास यहाँ पे इसको छोड़ करके हमारे पास सपोज करो कि एसिड होता H2CO3, तो H2CO3 हमारे पास कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है और इस वीक एसिड के अंदर कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड मतलब ये किसी भी बेस के 2 मोल को खा जाएगा, किसी भी बेस के 2 मोल को न्यूट्रलाइज कर देगा अगर मोल के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन दे रहे हैं तो, और अगर नंबर के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन दे रहे हैं तो ये किसी भी बेस के 2 OH आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो पहला एसिडिक कांस्टेंट Ka1 निकलेगा और एक
प्लस निकलेगा और साथ में बचेगा HCO3 माइनस, और फिर अभी यहाँ एक और H प्लस है जो निकल सकता है, तो HCO3 माइनस, और यहाँ पर अगेन Ka2, और यहाँ पर हो जाएगा H प्लस और साथ में हो जाएगा CO3 माइनस 2, और फिर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद जब ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये H2CO3 और ये रिवर्सिबिलिटी का साइन, और ये एक और एक 2 H आयन, और साथ में ये आपका कार्बोनेट आयन, और ये हो जाएगा ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड, और ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लायर होगा, यानी कि Ka इक्वल टू Ka1 इनटू Ka2। दिस इज द फार्मूला। अब फिर से आप वही करें, Ka इक्वल टू Ka1 इनटू Ka2। टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेना है, तो माइनस लॉग Ka इक्वल टू नेगेटिव लॉग इंटू Ka1 इंटू Ka2, तो नेगेटिव लॉग Ka की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी pKa, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये pKa1 प्लस pKa2 ये हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप मेरी बात समझना चाह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फार्मूला आपके सामने आया है, ये ऐसा एसिड है जिसके पास 3 H प्लस दे सकता है, ये उस एसिड का pKa है जो 3 H प्लस दे सकता है। अगर कोई आपके पास एसिड है जो सिर्फ 2 H प्लस दे सकता है तो आप सिर्फ यहीं तक लिखें, इसके बाद मत लिखें। तो देखिए आ गया ना भाई, सिर्फ pKa1 है और pKa2, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं H3PO4 के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, H3PO4 इसका Ka1 10 की पावर -3 होता है, H3PO4 का Ka2 10 की पावर -12 होता है, इसका Ka3 10 की पावर -24 होता है। अब लोगों ने ये पूछा कि सर आपने जो वीक पॉलीबेसिक एसिड लिया था, वीक पॉलीबेसिक एसिड का Ka1 इतना ज्यादा है और Ka2 बहुत कम है और Ka3 तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि H3PO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H3PO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H3PO4 के ऊपर नेट चार्ज 0 है। जब यहां से एक H प्लस निकालेंगे, जब यहां से एक H प्लस निकालेंगे तो एट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। जब यहां से एक प्रोटॉन निकालेंगे तो एट्रैक्शन सिर्फ न्यूक्लियस का होगा। यानी जब प्रोटॉन को निकाला जा रहा होगा तो उसको निकालने के लिए जो अवरोध उत्पन्न करेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस करेगा, रेस्ट्रिक्शन जो करेगा वो सिर्फ न्यूक्लियस करेगा। लेकिन जब एक प्रोटॉन निकल गया तो जो बची हुई स्पीशीज है उसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा, और जब आप दूसरा प्रोटॉन निकालने जाएंगे तो दूसरे प्रोटॉन के निकालते समय उस समय ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियस भी उस प्रोटॉन को खींचेगा और साथ में जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है वो भी खींचेगा। तो आप उस H प्लस को, उस प्रोटॉन को उतना इजीली नहीं खींच
खींच पाएंगे, उसको खींचने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत धीमे धीमे खींचेंगे, और जब बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी तो स्लो रिएक्शन के लिए Ka कम हो जाता है। और Ka3, अब इसके ऊपर दो निगेटिव चार्ज आ गए हैं, तो न्यूक्लियस भी खींच रहा है और दो निगेटिव चार्ज मिलके उस प्रोटॉन को खींच रहे हैं, तो अब उस प्रोटॉन को निकालना और मुश्किल हो गया, और अब वो और धीमे धीमे निकलेगा, और जितना धीमे धीमे आएगा उतना ही उसका Ka कम होता जाएगा। तो ये Ka की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये Ka, जितना Ka ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना Ka ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और Ka, अब इसी का अगर pKa ले लो, pKa1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 3, और यहां पर pKa2, तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग 10⁻12, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा pKa3, तो ये नेगेटिव लॉग 10⁻24, तो ये आ जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास pKa1 3 है, pKa2 12 है, pKa3 24 है, तो अब एग्जाम में Ka1, Ka2 और Ka3 दे करके पूछेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने बता दिया जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम Ka की वैल्यू होगी उतना वीक एसिड होगा। उसका अपोजिट अब pKa, Ka जितना ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, और pKa जितना कम एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, Ka जितना ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, और pKa जितना कम एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहां से ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। और अब हम लोग चलते हैं कहां पे, एप्लीकेशन पार्ट पे, कि सॉरी एप्लीकेशन तो हो गया था, ठीक है, इसके कुछ और पार्ट हैं, जैसे एक मिनट, हाँ, तो अब हम लोग जो है चलते हैं इसके कुछ पार्ट पे, जैसे कि क्वेश्चंस के कुछ पार्ट हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग देखते हैं। तो 10⁻⁵ मोलर, 10⁻⁵ मोलर HCl, 10⁻⁵ मोलर HCl is diluted 100 times, then find pH, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि 10⁵ मोलर HCl है, एक हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी दे रखी है 10⁻⁵ मोलर। ओके, तो 10⁻⁵ मोलर HCl है और उसको डाइल्यूट किया गया है, कितना डाइल्यूट किया गया है, उसको डाइल्यूट किया गया है 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है, और 100 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उसका pH कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अगर HCl को देखेंगे तो HCl का यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है 10⁻⁵, तो ये HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ में और Cl- में, तो ये 10⁻⁵ और ये 10⁻⁵, यानी 10⁻⁵ मोलर HCl से जो H आयन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 10⁻⁵, 10⁻⁵ मोलर HCl से जो H आयन मिलेंगे वो 10⁻⁵
5 मिलेंगे। अभी यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, अब आगे और है, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। जितने टाइम्स डाइल्यूट किया गया उतने से डिवाइड कर दो, किसे? कंसंट्रेशन को, ठीक है, उतने से डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन को या उसके नंबर्स ऑफ मोल को। तो हमारे पास H प्लस की न्यू कंसंट्रेशन, H प्लस न्यू कंसंट्रेशन जो आ जाएगी 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। ओके, तो H प्लस न्यू विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। और अब बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो न्यू कंसंट्रेशन आई हमारे पास H प्लस आयन की, वो 10 की पावर माइनस 7 है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, और कहेंगे लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n, और pH डायरेक्टली 7 लिख देंगे और तुरंत आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे H आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है, 10 की पावर माइनस 7, और कभी भी H आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से अगर कम आए, H आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से अगर कम आए, उस केस में हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6। अगर H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से कम है, उस केस में हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं वो गोल्डन पॉइंट कि वी कंसीडर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हम यहां पर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। और जब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसीडर करते हैं तो वाटर का तो pH न्यूट्रल होता है, वाटर का pH 7 होता है, और वाटर का pH 7 होता है, तो वाटर का pH 7 होने का मतलब क्या है कि उसमें H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। तो वाटर के अंदर तो H आयन कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 7, और OH भी कितना होता है, 10 की पावर माइनस 7। तो H प्लस फ्रॉम वाटर, ये भी कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस 6 से कम हो, और 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 6 से कम ही है, ठीक है, तो इस केस में हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कंसीडर करेंगे। तो अब न्यू और वाटर इन दोनों की मिलाकर के फाइनल कंसंट्रेशन बनेगी H प्लस फाइनल, और H प्लस फाइनल कितना होगा, 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू 2 into 10 की पावर माइनस 7। ये आ गया हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन। और भाई साहब H प्लस की ये कंसंट्रेशन आ गई, तो अब क्या बोलेंगे, H प्लस की ये कंसंट्रेशन आ गई तो बोलेंगे टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ से हम लोग नेगेटिव लॉग लेंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस H प्लस ऑफ फाइनल मिक्सचर विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 into 10 की पावर माइनस 7, 2 into 10 की पावर माइनस 7। ओके, और नेगेटिव लॉग H प्लस दैट विल बी pH फाइनल, और pH फाइनल विल बी इक्वल टू, यहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log A into 10 की पावर माइनस 20
इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस लॉग a, b माइनस लॉग a यानी 7 माइनस लॉग 2। ये लॉग की एक नई प्रॉपर्टी है, हमने लगा दी। तो 7 माइनस लॉग 2, लॉग 2 0.3 होता है, तो 7 माइनस 0.3 और ये आ जाएगा 6.7। ये आंसर एग्जैक्टली सही नहीं है, ये आंसर एग्जैक्टली सही नहीं है, अप्रॉक्स में सही है। इसके लिए एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है चूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अप्रॉक्स में आंसर चाहते हैं तो यही रहेगा। इसका रियल आंसर 6.89 के करीब आता है, ठीक है। ये अप्रॉक्स आंसर है जो कि हम आयोनाइजेशन मेथड से निकालते हैं और मैक्सिमम लोग इसी मेथड से ही निकालते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और अच्छा क्वेश्चन था डाइल्यूशन बेस पे, लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे। ओके, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 ml, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 200 ml n by 10 HCl, 200 ml n by 10 HCl, okay, and 500 ml n by 25 H2SO4, n by 25 H2SO4 and क्या हो जाएगा, and 300 ml of n by 10 HNO3, n by 10 HNO3 of n by 10 300 ml of n by 10 HNO3, 300 ml of n by 10 HNO3 are mixed, then find the pH of resultant solution. Then find the pH of resultant solution. Then find the pH of resultant solution. आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH निकालना है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये नॉर्मेलिटी जैसे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देने हैं बस। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ R का मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर, R का मतलब यहाँ पर है रिजल्टिंग मिक्सचर से। तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन VT का मतलब V टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और ये N और V क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। N और V क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट बोलिए, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बोलिए, या नंबर्स ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर बोलिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, n by 10 नहीं लिखेंगे, 1 by 10 लिखेंगे। तो 1 by 10 इनटू वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो ये 200 प्लस अब ये N2V2 दूसरा वाला कितना है 500 ml, 500 और इसका नॉर्मेलिटी 1 by 25 और प्लस N3V3 ये कितना है 300 ml इनटू इसका है 1 by 10 और फिर इसके बाद टोटल वॉल्यूम 200 और 500 700 और 3 10 1000 ml। अब इसको सभी को ये
will be equal to H plus concentration। यही H आयन की कंसंट्रेशन है होगी, यही H आयन की कंसंट्रेशन होगी, और इसको सॉल्व करने के बाद H आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे और वही pH कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसी को हम फिर उसका नेगेटिव लॉग लेंगे और नेगेटिव लॉग लेने के बाद क्या आ जाएगा भाई? pH आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको pH निकालना है और pH के केस में आपको मोलैरिटी दे रखी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, या नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, या कोई एक एसिड मिलाया HCl, ठीक, कोई दूसरा एसिड मिला दिया H2SO4, तो HCl की जब बात करेंगे तो HCl का n फैक्टर 1 है, H2SO4 का n फैक्टर 2 है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम जब pH निकालेंगे तो हमें ये नहीं पता कि H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आएंगे कि OH माइनस के ज्यादा आएंगे। तो हम एक अप्रॉक्स फार्मूला आपको बता रहे हैं और उसके बाद हम दो आपको दिए जाएंगे सेगमेंट, किसी एक को एसिड मान लेंगे, किसी एक को बेस मान लेंगे, और जिसके ज्यादा आएंगे, एसिड के अगर ज्यादा आ गए तो बोल देंगे गिवन सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है और इसका pH इतना है, और अगर बेस की मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आ गए तो बोल देंगे कि इस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है और इसका pH इतना है। तो H आयन और OH आयन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, will be equal to molarity 1 into volume 1 into n factor 1, okay, and minus molarity 2 into volume 2 into n factor 2 अपान, ध्यान से देखिए, अपान वॉल्यूम V1 प्लस V2। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपने एसिड के अंदर एसिड मिलाया है, ध्यान से देखना है, अगर एसिड के अंदर एसिड मिलाया है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस का साइन यूज करिए, ठीक है। अगर एसिड के अंदर एसिड मिलाया है तो यहाँ प्लस यूज कीजिएगा, ध्यान रहे। और बच्चों अगर बेस के अंदर बेस मिलाया है तो यहाँ पर प्लस साइन यूज कीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि सेम नेचर के सॉल्वेंट या सल्यूट अगर मिलाए हैं, सेम नेचर के सल्यूट अगर मिलाए हैं तो प्लस साइन का यूज होगा, और अगर अपोजिट नेचर के सल्यूट मिलाए गए हैं तो वहां पे माइनस। जैसे कि एसिड में अगर आपने बेस मिला दिया तो उस केस में माइनस यूज होगा। क्या यूज होगा? माइनस यूज होगा। तो प्लस और माइनस जो लिखा हुआ है, तो प्लस और माइनस में प्लस का यूज कब होना है ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, और माइनस का यूज कब होना है ये भी आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर सेम देन प्लस साइन आर यूज्ड, और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर डिफरेंट और अपोजिट देन माइनस साइन आर यूज्ड। ओके, तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग pH 4
और पीएच कितने हैं 10 हैं। आर मिक्स्ड then find the pH of, ध्यान से देखिएगा बच्चों, then find the pH of resulting solution, then find the pH of resulting solution, then find the pH of resulting solution. This is the question. Equal volume of two solution of pH 4 and pH 10 are mixed, then find the pH of resulting solution. Okay? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब एक तो है आपके पास pH 4, अब जिसका pH 4 है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? वो एसिड होगा कि बेस होगा? तो वो एसिड होगा, सिंपल सी बात है। वो क्या होगा? एसिड होगा एसिड। और जिसका pH बेटा 10 है, जिसका pH 10 है वो एसिड नहीं होगा, वो बेस होगा। और अगर वो बेस है तो जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पर जैसे pH की वैल्यू 4 है, pH की वैल्यू 4 दे रखी है, तो pH किसके बराबर होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, तो यहां से लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना आ गया? नेगेटिव का 4। और इसका एंटी लॉग ले लो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो H प्लस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से H आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 10 की पावर -4। यानी हमें कभी भी अगर हमें pH की वैल्यू 4 लिखी है तो हमें H आयन निकालना है, तो 10 की पावर -4। मैं जनरल फार्मूला बता दे रहा हूं, आपको बार-बार इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर pH लिखा हुआ है X, तो H आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -X होगी। H आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -X होगी। H आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -X। pH अगर X है तो H आयन 10 की पावर -X। ओके, तो फिर ये तो आपके लिए इजी हो गया। pH 4 तो H आयन कितना? 10 की पावर -4। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए इजी हो जाएगा। pH 4 10 की पावर -4। तो अब देखिए, अब यहां पर H आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 10 टू द पावर -4। ओके, ये बेस है pH 10, तो यहां से H आयन कितना आया? 10 टू द पावर -10। नॉर्मल सी बात है, कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा नहीं, अब मैथमेटिक्स तो चेंज नहीं होगी ना, चाहे एसिड हो या बेस हो। तो इस बेस के लिए pH 10 है, हमने ये देखा कि pH 10 है, और अगर pH 10 है तो ये बेस है, तो उस बेस के अंदर H आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -10। और हमें ये फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला? देखो बेटा, H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ठीक है, तो यहां से H आयन कितना है? 10 की पावर -10, और ये बचा कितना? OH माइनस आयन, और ये 10 की पावर -14। तो यहां से OH माइनस आयन कितना हो गया? 10 की पावर -4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि हमें जो बेस दिया हुआ था, तो हमें OH आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी। ठीक है, अब उसने बेस का pH दे रखा था जानबूझ करके, तो मैंने उसका pH से H आयन निकाला और H आयन को OH आयन में कन्वर्ट करके अब OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 आ गई। और फिर अब हम इसे ध्यान से देखिएगा, आप लोग प्लीज इस
इस बात को ध्यान से देखें, H आयन की कंसंट्रेशन बेटा 10 की पावर -4 है, OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है। ध्यान से देखिए, और इसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे उस फार्मूले को अपने। कौन सा फार्मूला? H आयन और OH आयन will be equal to M1V1 into n factor 1 minus M2 V2 into n factor 2 upon V1 plus V2। अब देखो M1 is what? मोलैरिटी। मोलैरिटी means concentration। तो concentration, अब किसी एक को मान लो, ये पहले वाले को मान लो ये एसिड है और इस वाले को मान लो बेस है, तो OH वाला बेस हो जाएगा और H वाला एसिड हो जाएगा। तो H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4। वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम था ना, तो V माइनस और n फैक्टर नहीं दिया है तो 1 एज्यूम कर लेंगे। M2 कितना है? 10 की पावर -4 इनटू वॉल्यूम V, n फैक्टर नहीं दिया है तो 1 एज्यूम कर लेंगे अपॉन वॉल्यूम V प्लस V। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 की पावर -4V माइनस 10 की पावर -4V, ऊपर 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन समथिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? H आयन या OH आयन का नेट कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। और 0 आने का मतलब कि दिया गया सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दिया गया सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। अब वहां पे एक ऑप्शन होगा pH बराबर 0, वो 0 मार के मत चले आना। ये H आयन कंसंट्रेशन 0 आई किसमें? सॉल्यूशन में। जो आपका सॉल्यूशन है उसका, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो तो वाटर में पड़ा होगा ना। जो भी आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड वाटर के अंदर होगा ना, और वाटर न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और वो कितनी होती है? 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH कितना आएगा? 7 आएगा। यानी यहां पर आंसर आ जाएगा pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 7। और ये 7 pH कौन दे रहा है? वो कंपाउंड जिस वाटर के सॉल्यूशन में पड़ा है, वाटर का सॉल्यूशन ये 7 pH दे रहा है। क्योंकि जो H आयन और OH आयन है वो तो 0 हो चुके हैं, वो तो किसी लायक नहीं बचे हैं, वो तो बेकार हो चुके हैं। तो जो ये 7 सॉल्यूशन देने वाला है, 7 pH दे रहा है, ये कौन दे रहा है? वाटर दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वाटर दे रहा है। ओके, अब जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, और अब हम लोग बात करते हैं 200 ml ऑफ pH 4 and 200 ml of pH 6 are mixed। 200 ml of pH 4 and 200 ml of pH 6। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेईई में पूछा जा चुका है। 200 ml of pH 4 and 200 ml of pH 6 are mixed, then find the pH of resulting solution। Then find the pH of resulting solution। इन दोनों को मिला दिया गया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत से मेथड हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर पहले कंपाउंड का, प्लस और माइनस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर दूसरे का,
वॉल्यूम हम क्या मान लेंगे, वॉल्यूम हम यहाँ पर V मान लेंगे। तो अब यहाँ पर H आयन और OH आयन, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, M1 इंटू V1 इंटू n फैक्टर 1 और प्लस माइनस M2 इंटू V2 इंटू n फैक्टर 2 अपान V1 प्लस V2। अब बताइए भाई, कोई भी आदमी अभी ये नहीं बता सकता है कि H आयन ज्यादा होगा कि OH आयन। हम यहाँ पर जब रखेंगे वैल्यू तब पता चलेगा। और जरा ध्यान से देखिए, pH4 है यानी एसिड है, और ये pH6 है यानी कि एसिड है। दोनों के दोनों एसिड हैं, और अगर दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों सेम टाइप के सॉल्वेंट हैं, तो उस केस में हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहली मोलैरिटी जैसे pH4 दे रखा है, pH की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -4, ओके। और pH 6 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -6। तो अब यहाँ पर आप लगा लीजिए फार्मूला, 10 की पावर -4 इंटू V। और n फैक्टर के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक एन n फैक्टर 1, बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक n फैक्टर 1, ओके। तो ये हो गया। और प्लस कर रहा हूँ, क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों एसिड हैं। और फिर M2 हमारे पास 10 की पावर -6 है और वॉल्यूम V है अपॉन 2V। तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर -4 है पहला वाला 10 की पावर -4 है, पहला वाला आपका 10 की पावर -4 इंटू V है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -6 अपॉन 2। वॉल्यूम V से हमने कॉमन लेकर के उड़ा दिया इसको। अब यहाँ पर 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -6 है। कुछ लोग यहाँ पर 10 की पावर -4 कॉमन लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी, छोटी क्वांटिटी को कॉमन लिया जाता है। तो 10 की पावर -6 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 100 और प्लस 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -6 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये चीज यहाँ से उठ करके ऊपर चली जाएगी और ये आपका बन जाएगा 101/2 इंटू 10 की पावर -6, ओके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब ये 101 जो लिखा हुआ है इसको 1010/2 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे 2 5 10 2 5 जा 505 इंटू 10 की पावर -5, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 5.05 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। और 5.05 है तो चूंकि लॉग ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, तो 5.05 को हम 5 मान ले रहे हैं, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -3 और ये आ गया H आयन। क्यों आएगा H आयन? इसलिए H आयन आएगा क्योंकि दोनों ही एसिड हैं, और दोनों ही एसिड हैं तो H आयन आएगा। और अब यहाँ पर नेगेटिव लॉग हम ले लेंगे, टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड। तो यहाँ से नेगेटिव लॉग और ये हो जाएगी H प्लस की कंसेंट्रेशन और ये नेगेटिव लॉग
और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो ये नेगेटिव लॉग हो जाएगा pH, और ये लॉग a इंटू 10 की पावर -b, तो ये हो जाएगा 3 माइनस log 5, और log 5 0.7 होता है, तो 3 माइनस 0.7 तो 2.3। दिस इज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, एंड लास्ट मैं आपको एक बहुत ही अचूक मेथड बताऊंगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश अ सॉल्यूशन मेक बफर और हाउ टू अ सॉल्यूशन इज गोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। मतलब कोई सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस की ओर कब जाता है और कोई सॉल्यूशन बफर कब बनाता है, कब बफर बनाएगा और कब हाइड्रोलिसिस की ओर जाएगा। ठीक है, इन दोनों स्लोप्स को, इन दोनों वेरिएशंस को पकड़ने का एक छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा। बस ये मेरा आज का लास्ट लेक्चर होगा और आपका मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मैंने CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिया है मैंने, और एसिटिक एसिड, और इसमें मैंने इसको ऐसे पहले लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, और एसिटिक एसिड में मैंने इसके 3 मोलर और 100 ml, देखिए ध्यान से, 3 मोलर एंड 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, 3 मोलर एंड 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड। इसको मिक्स कर दिया उसने, इसको मिक्स कर दिया उसने 2 मोलर एंड 100 ml ऑफ NaOH, ठीक है। अब ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 3 मोलर और 100 ml एसिटिक एसिड है, और उसमें 2 मोलर और 100 ml NaOH को मिक्स कर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, बफर बनेगा कि साल्ट हाइड्रोलिसिस की ओर जाएगा कि नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, और मिली इक्विवेलेंट जिसके ज्यादा होते हैं उसी की हेल्प से हम बताते हैं कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो 3 into 100, तो ये आ जाएगा 300, और NaOH के मिली इक्विवेलेंट 2 into 100, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, एसिटिक एसिड में जब आप NaOH मिलाएंगे तो दुनिया जानती है इस बात को कि एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और साल्ट और वाटर बनेगा, और साथ में हीट भी लिबरेट होगी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा CH3COONA, और साथ में क्या बनेगा H2O, और साथ में हीट भी रिलीज होगी। वैसे हम अभी उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। तो अब देखिए एसिटिक एसिड के कितने मिली इक्विवेलेंट हैं 300, NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट हैं 200। तो इन दोनों को देखते हुए LR कौन है, अब बात आती है LR। LR क्या होता है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब 200 अपान इसका स्टोइकियोमेट्री 1 और 300 अपान
स्टोइकियोमेट्री 300। तो LR तो ये हो गया। अब ये LR है तो ये पहले खत्म होगा कि नहीं होगा? ये पहले खत्म हो जाएगा। ये रिएक्शन में एक्सेसिव रिएजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एक्सेसिव रिएजेंट की तरह काम करेगा। और ये 300 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 100 मिली इक्विवेलेंट इसके बच जाएंगे। और जितने मिली इक्विवेलेंट इसके बचेंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट इसके बन जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, 100 मिली इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के और 100 मिली इक्विवेलेंट सोडियम एसीटेट के, यानी जो सॉल्यूशन है, ये जो डब्बा है, दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है और पानी है। ये तो NaOH खत्म हो चुका है, NaOH है ही नहीं। इस डब्बे के अंदर NaOH है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है और वाटर है। और वाटर अपनी तरफ से, वाटर के अंदर ये पोटेंशियल नहीं होता है कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के नेचर को अफेक्ट करे, यानी वाटर की वजह से कोई नेचर अफेक्ट नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, वीक एसिड और वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, ये एसिडिक बफर है। यानी यहां पर क्या बनेगा? बफर फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बफर फॉर्मेशन होगा। और बफर फॉर्मेशन जब होगा तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ पीएच कैसे निकाला जाएगा? तो बफर फॉर्मेशन में पीएच निकालते हैं हेंडरसन-हैसल-ब्लेच इक्वेशन से। किससे निकालते हैं? हेंडरसन-हैसल-ब्लेच इक्वेशन से। तो पीएच निकालेंगे pKa प्लस लॉग साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। एसिड क्यों लिखा? क्योंकि एसिडिक बफर है। अगर बेस होता तो बेस लिखता और पीएच की जगह POH लिखता। ध्यान सुनिएगा, अगर एसिड की जगह बेस होता तो यहां बेस लिखता और यहां H नहीं लिखता, यहां POH लिखता। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिया डायरेक्टली मैंने कि ये दिया हुआ सॉल्यूशन बफर बनाएगा। क्या बनाएगा? बफर बनाएगा। और बफर में भी एसिडिक बफर बनाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बेसिक बफर बनाते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो नॉर्मल बफर बनाते हैं। ठीक है, तो वो तो फिर जब पूरा का पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन अभी तो एग्जांपल के तौर पे है। तो अब देखिए यहाँ पे इसी में हम आपको थोड़ा सा डाटा चेंज करेंगे और डाटा चेंज करके जो है हम यहाँ पे 300 ml को हटा दे रहे हैं और ये और अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 2 मोलर है और 100 ml किसके हो जाते? एसिटिक एसिड के। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइज होने वाला है। अब फिर से हम यहाँ पर देखेंगे क्या चलने वाला है यहाँ पे। अब मैंने डाटा चेंज किया है। अब एसिड के जो है हमने 2 मोलर ले लिए हैं और उसका वॉल्यूम 100 ले लिया है, और बेस, ठीक है, उसके भी 2 मोलर ले लिए हैं और वॉल्यूम 100 जो है ml ले लिया है। और आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो बफर की ओर जाएगा कि साल्ट हाइड्रोलिसिस की ओर जाएगा। ठीक है, बस एक छोटे से टेक्निकलिटीज में फंसा हुआ है मामला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इनके मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 into 100, तो ये आ जाएगा 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड। इट इज ओके और नॉट? 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एंड सिमिलरली दिस विल बी द 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस
NaOH। तो यहाँ पे देखो बेटा, एसिड के 2 हैंडेड हैं, बेस के भी 2 हैंडेड हैं। तो अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? दोनों हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन में क्या एक से ज्यादा एलार हो सकते हैं? तो मैंने वहां पे जवाब दिया था हाँ, रिएक्शन में मोर देन 1 एलार पॉसिबल हैं, एक से ज्यादा एलार हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही एलार हैं और ये दोनों जीरो होंगे, ये दोनों जीरो होंगे और ये दोनों जीरो होकर के ये बना देंगे 200। ये कितना बना देंगे? 200। और इसका वॉल्यूम कितना है एसिटिक एसिड का? 100 ml। और बेटा NaOH का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तब तो ये बनेगा। तो सोडियम एसीटेट का वॉल्यूम कितना होगा? 200 ml। यानी सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है? ना भी होता है। तो इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो अब ये जरा ध्यान से देखो, CH3COONA। अब यहाँ पे ना एसिड बचा ना बेस बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? CH3COONA। अब यहाँ पर क्या बचा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बचा है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होता है, साल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है। और हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ वीकर पार्ट की होती है, स्ट्रॉन्ग पार्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग पार्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, हाइड्रोलिसिस सिर्फ वीक पार्ट की होती है। यहाँ पर वीक पार्ट है एसिटिक एसिड, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी। और इसके लिए हम pH का फार्मूला यूज करेंगे जो कि हाइड्रोलिसिस का होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कब जो है बफर बन रहा है, कब साल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। नॉर्मल सॉल्यूशंस जो थे उन सॉल्यूशंस के pH हमने देखे, उनमें डाइल्यूशन करके जो है pH कितना चेंज हो सकता है वो देखा। नॉर्मेलिटी के रिलेशन में pH देखा, मोलैरिटी और n फैक्टर के रिलेशन में pH देखा, और ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा, उसका एप्लीकेशन देखा। और उसके बाद Ka1, Ka2, Ka3 जो बहुत ही बच्चों के डाउट रहते हैं, जितने भी जेई और नीट के बच्चे हैं उनके डाउट रहते हैं कि सर Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती है, Ka3 की वैल्यू सर हमेशा इतनी कम क्यों होती है। उस चीज को आज मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया। और आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।